हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर नर्सिंग बॉय एंड हियर्स योर बॉय आर्यन शर्मा। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने फर्दर एमसीक्यूज फ्रॉम पीआर यादव, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एग्जाम का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये कौन से एग्जाम में आने वाले हैं, कौन से एग्जाम में आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने ये क्वेश्चन पहले से किए भी हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसे पढ़ लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो हमारा कोल्ड चेन से रिलेटेड है। और एक और चीज़, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो इसी एमसीक्यूज के टॉपिक पर बना दी गई है। सो इफ़ यू डजंट सी दैट वीडियोज़, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जाइए उसे देखिए, उसके बाद ये देखिए, या पहले ये देख लीजिए, देन आप उस वीडियो पे भी जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे 34th क्वेश्चन से, दैट इज रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज फॉर। जो हमारी रिवर्स कोल्ड चेन होती है वो कैसे यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है? तो ये होती है यूज कैरिंग स्टूल सैंपल ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम पीएचसी टू द लेबोरेटरी। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेबोरेटरी तक स्टूल सैंपल ले जाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स कोल्ड चेन। इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो उस चीज़ को भी अब हम पढ़ते हैं। So the explanation is, along with cold chain, there is also a concept of reverse cold chain, which is a system storing and transporting sample at recommended temperature from the point of collection to the laboratory. Stool specimen of AFP means acute flaccid paralysis patients have to be sealed in container and stored immediately inside the refrigerator or packed between frozen ice packs at 4 to 8 degrees Celsius in cold box to shift laboratory immediately, because prolonged exposure to heat on the way may destroy the polio virus. It is called reverse cold chain. So I hope आप reverse cold chain समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे आप दोबारा से अपने आप ही पढ़ सकते हैं। So अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, that is system of storage and transport of vaccine at low temperature from the manufacturer to the vaccine site is called, ओके सो फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ द वैक्सीन साइट इज कॉल्ड, ये होता है हमारा कोल्ड चेन। ओके सो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कौन कौन से दिए हैं। द फर्स्ट वन इज कोल्ड चेन, द सेकंड वन डीप फ्रीजर्स, डीप स्मॉल फ्रीजर्स, कोल्ड रूम। सो हम सबको पता है कि कोल्ड चेन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम है ये स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन का, जिसमें हम कम टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, ताकि वैक्सीन खराब ना हो, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जहाँ पे उसका यूज़ करना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन +2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका राइट आंसर है ए, +2 to 8 डिग्री सेल्सियस। Next question is, vaccine lose their potency if exposed to temperature above 8 degree Celsius or kept in freezer। और ये कौन कौन सी है हमारी वैक्सीन? दैट इज टिटनस, डीपीटी एंड डीटी। कौन कौन सी हमारी? टीटी, डीपीटी एंड टीटी। इसमें क्या है, जो कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो अपना पोटेंसी लूज कर देती है अगर वो 8 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर पे आ जाती है? तो ये कौन कौन सी है हमारी? टीटी, डीपीटी एंड डीटी। सो देयर इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, that is almost all vaccine lose their potency if exposed to temperature above 8 degree Celsius for long period. Vaccines also lose potency if kept in freezer except polio and measles. So polio and measles के अलावा बाकी वैक्सीन भी अपनी potency, मतलब अपनी effectiveness को भी lose कर देती हैं in the temperature of 8 degree Celsius above. So vaccine like TT, DPT and DT and BCG should not be exposed to a temperature above 8 degree Celsius and also not kept in a freezer. Okay. Next question है हमारा, the most heat resistant and heat sensitive vaccine is, that is TT and OPV. Order of sequencing of vaccines from most heat sensitive to least heat sensitive are OPV Group A, Influenza Group B, IPV and Measles Group C, DPT Pentavalent and Rotavirus Group D and TT Group E. TT is the most heat resistant vaccine which can be stored at room temperature, and OPV is the least sensitive vaccine which is stored at -20 degree Celsius in deep freezer compartment. So क्या बोल रहा है? TT is the most heat resistant vaccine which can be stored at room temperature, कि heat resistant vaccine है सबसे ज़्यादा, and OPV is the most heat sensitive vaccine विच शुड बी स्टोर एट -20 डिग्री। मतलब कि ये हीट को ईजिली रेजिस्टेंट को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि इस पर अगर हीट पड़ जाए तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपीवी एक ऐसी वैक्सीन है जिस पे अगर थोड़ी सी भी हीट पड़ गई, आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं कि इसे -20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, -20 डिग्री। सो इतना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसे अपनी इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए, कि इसे बिल्कुल भी हीट नहीं चाहिए होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हीट सेंसिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, that is the ideal storage temperature for a polio vaccine is -20 degree Celsius. Okay, अभी हमने पढ़ा OPV is the most heat sensitive. OPV की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसका हीट जो काफ़ी ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है। दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन ए फ्रीजर एट -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टोर BCG वैक्सीन इज 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। दैट इज इंक्लूडेड ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन एट सेम टेम्परेचर एक्सेप्ट पोलियो एंड मीजल्स। ऑल अदर वैक्सीन आर स्टोर्ड एट 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है पोलियो का होता है -20 डिग्री सेल्सियस, वी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, BCG, मीसल्स एंड MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, MMR की फुल फॉर्म, वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, वैक्सीन stored in freezer compartment are polio and measles, polio and tetanus toxoids, measles and DPT, BCG, polio and measles। इसका आंसर बताओ। जी हाँ, दैट इज पोलियो एंड मीजल्स। क्यों रखा जाता है इसको स्टोर करने के लिए? बिकॉज पोलियो और मीजल्स को सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होने के कारण इसे फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखा जाता है। उसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीजल वैक्सीन इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर इन, कहाँ पे रखा जाता है? हमें फ्रीजर में रखा जाता है इसे। वन ऑफ द मोस्ट appropriate measure for storage of DPT and DT vaccine is, should be kept in refrigerator, should be frozen, should be used immediately, should be used at room temperature. तो आंसर इज
शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। डीपीटी एंड डीटी वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन बट इट शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर बिटवीन 2 to 8 डिग्री कॉन्टिग्रेड टेम्परेचर। It will be lose potential if kept at room temperature over a long period of time and if frozen. When it issued to sub-center, it should be used with 1 week. ओके तो क्या कह रहा है ये कि इसकी पोटेंसी एट रूम टेम्परेचर पे इफेक्टिवनेस इसकी कम हो सकती है, सो इसलिए इसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है इन रेफ्रिजरेटर। और अगर ये सब सेंटर या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है, सो इसे हम ट्रांसपोर्ट के पीरियड में 1 वीक तक ही यूज़ कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं अब हम। फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन कौन कौन सी हो सकती है? शेकन थ्रो बिफोर यूज, शुड बी मेल्ट बिफोर यूज, डिस्कार्डेड ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज। तो फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन, वी आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट फ्रोजन डीपीटी हैव लो पोटेंसी मतलब उसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम है। सो अगर वो फ्रोजन हो चुकी है तो उसकी इफेक्टिवनेस रही नहीं, अगर इफेक्टिवनेस रही नहीं तो उसे लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स वाई द राइट आंसर इज डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मीन्स कि हम उसे फेंक देंगे बिकॉज उसकी पोटेंसी, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो चुकी है या बिल्कुल भी नहीं रही है। सो उसे बॉडी में ट्रांसमिट करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vaccine should not be kept in a freezer? And the answer is DPT vaccine. Which is not a freeze dried vaccine? The answer is DPT. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा BCG से आता है, दैट इज व्हाट इज बेसिली कैलमिटी ग्यूरिन, दैट इज लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन। हमारी BCG कौन सी होती है? लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है। ओके तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइक किल्ड वैक्सीन हो गई, टॉक्सॉइड वैक्सीन हो गई, इम्यूनोग्लोबुलिन वाली वैक्सीन हो गई। सो एक एक करके हम वो सब पढ़ेंगे। ओके सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। BCG वैक्सीन इज अ ड्राइड प्रिपरेशन ऑफ अ लिविंग बट अटेनुएटेड कल्चर ऑफ मायोबैक्टीरियम बोविस bacteria. Okay, BOVIS, bovis bacteria. It is used to provide immunity against pulmonary tuberculosis, TB, meningitis, and some protection against leprosy. BCG administered intradermally, that is ID, by tuberculin syringe into a left deltoid area at birth, but can be used till 1 year of birth. Do not swab the area of injection. So जहाँ पे भी हमने इंजेक्शन लगाया वहाँ पे हमें स्वैब नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज फॉर द BCG वैक्सीन। तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर इज ट्यूबरक्यूलिन syringe. Okay, site of BCG vaccine is left deltoid. And the next question is, BCG vaccine is given in intradermally. Answer is option D. और अब हम करेंगे इसका 52 क्वेश्चन, दैट इज टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग BCG वैक्सीन इज, इसका आंसर भी क्या है? इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलुएंट यूज फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BCG वैक्सीन इज। सो BCG वैक्सीन को हम डायलेट कौन से कॉन्स्टिट्यूट से कर सकते हैं? डेट इज नॉर्मल सेलाइन। इट मीन्स कि हम नॉर्मल सेलाइन में BCG को ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन को कम करके भी ह्यूमन पेशेंट को दे सकते हैं। ओके सो द डायलुएंट्स यूज इन BCG आर नॉर्मल सेलाइन, वाटर में प्रोड्यूस इरिटेशन। सो वाटर से क्या इरिटेशन कॉज कर सकता है, इसलिए हम उसे नॉर्मल सेलाइन देते हैं। एन एजेंट दैट रिड्यूस द पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस और सॉल्यूशन टू विच इज एडेड कॉल्ड डायलुएंट। ओके सो डायलुएंट यूज्ड इन BCG आर नॉर्मल सेलाइन, डिस्टल वाटर में प्रोड्यूस इरिटेशन, जो हमारा डिस्टल वाटर है वो इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, दैट वाई वी यूज नॉर्मल सेलाइन। एन एजेंट दैट रिड्यूसेस द पोटेंसी और कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस और सॉल्यूशन टू विच इज एडेड इज कॉल्ड डायलूटेंट। तो जो कंसंट्रेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है उसकी पोटेंसी, उसको हम कहते हैं डायलुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BCG वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नॉर्मल सेलाइन। BCG वैक्सीन प्रिपेयर होती है नॉर्मल सेलाइन को मिला के। अनयूज BCG वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड एट आफ्टर 6 आवर। 6 आवर के बाद हम BCG वैक्सीन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, अनयूज। As per the World Health Organization, most freeze-dried vaccines unused portion after reconstitution should be discarded at the end of working days or 6 hours. If VVM is attached on the label of vaccine, it can be used up to 28 days after opening it. If VVM is attached on the location other than label of the vaccine, for example cap or neck of vial, it can be used up to end of immunization session. VVM के बारे में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं, और अगर आपको VVM के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओके वैसे जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो काफ़ी है VVM को समझाने के लिए। और विद इन 6 आवर ऑफ ओपनिंग विच एवर कम्स फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG, मीजल्स एंड येलो फीवर वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, BCG वैक्सीन वंस कंस्टिट्यूट शुड बी यूज विद इन 6 आवर्स। आफ्टर प्रिपरेशन मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज वॉज विद इन 6 आवर। वही वाला है, आफ्टर प्रिपरेशन मीजल वैक्सीन हम कब तक यूज कर सकते हैं? 6 आवर तक। द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबी इज कॉल्ड BCG। BCG वैक्सीन क्या करती है? परमानेंट स्कार कॉज करती है। आफ्टर गिविंग BCG स्कार गेट फॉर्म्ड इन 2 मंथ। तो इसका आंसर है 2 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, सो स्कार के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अ पेप्यूल 4 to 8 mm डेवलप्ड आफ्टर 2 to 3 weeks ऑफ इंजेक्शन विच हीलिंग अकर स्पॉन्टेनियसली इनटू 6 to 12 weeks विद लीविंग अ परमानेंट स्कार।
जो हमारा पैप्यूल डेवलप होता है इन 2 to 3 वीक्स इंजेक्ट आफ्टर गेटिंग एन इंजेक्शन ऑफ बीसीजी, जो हील होता है हमारा स्पॉन्टेनियसली 6 to 12 वीक्स के साथ, और इसके साथ साथ छोड़ता है अपना एक परमानेंट स्कार लाइफ टाइम। बीसीजी वैक्सीन गिव्स टू प्रोटेक्ट चाइल्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। कौन कौन से? बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड को किससे? ट्यूबरकुलोसिस से। डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ, और उसको हम देते हैं कितना देते हैं? 0.1 ml, 0.05 ml, 5 ml या 2 ml। द आंसर इज 0.05 ml। इसको आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी पढ़ सकते हैं, जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है इन अम्ब्रेला, तो इसे आप नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी पढ़ सकते हैं। डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ बिलो 4 वीक्स 0.05 ml एंड अबव 4 वीक्स 0.1 ml। ओके, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। इसका मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप पूरा का पूरा याद कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉलेज एग्जाम एंड एज वेल एज योर कॉम्पिटिशन लेवल ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड। तो अभी तक हमने बीसीजी वैक्सीन के एमसीक्यू पढ़े हैं, एंड आई होप आपको बीसीजी वैक्सीन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई होंगी कि उसके डायलोवेंट कौन कौन से होते हैं, वो वैक्सीन कौन से टाइम पे दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है, किस किस के लिए दी जाती है, और उससे स्कार फॉर्म होता है, स्टफ लाइक दैट। अब हम पढ़ेंगे यही सब चीज़ें पोलियो वैक्सीन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओपीवी वाज एडेड to immunization schedule in the year 1979. So OPV oral polio vaccine national immunization schedule में कब आई? In 1979। और ये किसने करी थी? EPI ने करी थी। EPI की मैं फुल फॉर्म हुआ था 1978 में, मैं इसकी फुल फॉर्म स्क्रीन पे डाल दूंगा, अभी मुझे इसकी याद नहीं आ रही है, मेरे पास की जो नॉलेज है वो आप सुन लीजिए। EPI हमारा 1978 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद EPI चेंज हो गया था इन UIP, दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चेंज हुआ था इन 1985, और EPI के लॉन्च होने पर एक साल बाद इसमें पोलियो वैक्सीन ऐड करी थी, दैट इज 1979। तो ये था इसका आंसर। EPI का मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे, आपको अभी तक दिख गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म। द आंसर इज ऑप्शन 1। पोलियो वैक्सीन हमारी कैसे प्रिपेयर करी जाती है? लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ओके, एंड बीसीजी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये चीज़ आ सकती है पेपर में कि बीसीजी और पोलियो हमारी कैसी वैक्सीन है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। बीसीजी को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? मायोबैक्टीरियम बोविस बैक्टीरिया से उसका कल्चर बनाते हैं। ओके, और ये कहाँ पे काम आती है बीसीजी? हमारी ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेप्रोसी। सो ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। खैर अभी हम पोलियो वैक्सीन पे हैं तो वही चीज़ पढ़ते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन दैट इज OPV, और द अनदर नेम ऑफ लाइव पोलियो ओरल वैक्सीन इज Sabin vaccine. Sabin vaccine is a polio vaccine prepared from 3 types of live attenuated polio virus called trivalent. The first one is inactivated polio vaccine called IPV, or Salk vaccine contain all the 3 types of polio virus inactivated by formalin. Inactivated polio vaccine administration by intramuscular route and fractional IPV 1/5 of full IPV dose via the intradermal route right upper arm. Salk is now the only polio vaccine administered in the USA. Now it is also started to use in India. Salk is now the only polio vaccine administered in the USA. Now it also started to use in India. Salk एक ऐसी ही एकमात्र वैक्सीन है पोलियो की जो USA में एडमिनिस्ट्रेट होती है, और अब ये स्टार्ट इंडिया पे भी हो चुकी है। नेम क्या है इसका? Salk, SALK. Inactivated polio vaccine is administration in intramuscular injection. Easy. Which vaccine should not be administered to a child with history of anaphylactic reaction to a neomycin, that is IPV. Few vaccine like MMR, IPV contain antibiotic live attenuated bacteria and live microorganism, for example neomycin, to prevent bacteria contamination. So it should not be administered to a child with history of anaphylactic reaction to a neomycin. Okay. Oral vaccine used to prevent, oral vaccine क्यों दी जाती है? पोलियो। Pulse polio is a campaign. Pulse polio immunization (PPI) is the largest public health campaign of country against eradication of polio. First round of PPI conducted on 9 December. This date was important कि first PPI हमारा conduct हुआ था, कब हुआ था? 9 December 1995 को, and 20 January 6 week interval 1996. When was first round of pulse polio immunization started? That was December 1995. In which year was the pulse polio immunization program launched in India? That is 1995. So the moral of the story was there are so many questions, the answer would be same. और ये चीज़ हमें बता रही है कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, क्योंकि इससे हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। जैसे अभी हमने बीसीजी वैक्सीन के बारे में पढ़ा, अब हमने उसके MCQs तो करे, हमने उसके आंसर तो फाइंड आउट करे, हमने उसके एक्सप्लेनेशन भी देखे, जिसकी वजह से हमें बीसीजी वैक्सीन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गई हैं अगर हम उसे दोबारा से पढ़ेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें या उसके बारे में स्क्रीनशॉट लेके और ज़्यादा पढ़ें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो अभी हम पढ़ते हैं 71 क्वेश्चन पे। OPV अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू ए चिल्ड्रन ऑफ वट एज? अप टू 5 years, 5 years से ज़्यादा। What should you do if the VVM of OPV vaccine unusable? A option is give vaccine to the child, report that CMOH, do not give the vaccine to the child, vaccine while kept in the sunlight.
if the VVM of OPV vaccine is unusable. So VVM क्या होता है? VVM की फुल फॉर्म होती है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये एक टाइप की शीट होती है, एक टाइप का आप इसे इंस्ट्रूमेंट टाइप का समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये वैक्सीन के ऊपर एक थिन फिल्म की तरह चिपका दिया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल होता है, और वो केमिकल टेम्परेचर, सनलाइट, इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आते ही कलर चेंज कर देता है। तो अगर वैक्सीन, अब सपोज करो कि हम वैक्सीन को ले जा रहे हैं और वी ऑल्सो नो कि वैक्सीन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक्सेप्ट पोलियो एंड मीजल जिसका टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेल्सियस, बाकियों का होता है +2 to 8 डिग्री सेल्सियस। वैक्सीन को देख के आप उसका टेम्परेचर नहीं बता सकते हैं कि वैक्सीन अगर मेरे पास रखी है तो बताओ कि ये ठीक वैक्सीन है या नहीं। तो फॉर चेकिंग दोज वैक्सीन देयर वाज सच एन इंस्ट्रूमेंट दैट अटैच टू वैक्सीन टू फाइंड आउट कि वैक्सीन सही है या गलत। अगर उस वैक्सीन का कलर, उस फिल्म का कलर डार्क हो जाता है, इसका मतलब वैक्सीन अनयूजेबल है, काम की नहीं है। अगर वैक्सीन का कलर वाइट ही है, इसका मतलब उसे हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट डजंट गेट कंटेमिनेटेड टू द एनवायरमेंट सनलाइट। आ रहा है समझ में? तो इसमें क्या बोला है, व्हाट वुड यू डू इफ द वैक्सीन वायल मॉनिटर ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन इज अनयूजेबल। अगर वो अनयूजेबल है, अनयूजेबल मतलब वो काम नहीं कर रहा है, वो खराब हो चुका है, तो उस समय हम क्या करेंगे, गिवन वैक्सीन टू द चाइल्ड, देंगे ही नहीं भाई मेडिसिन, रिपोर्ट टू द CMOH, ये भी कर सकते हैं। डू नॉट गिव द वैक्सीन टू द चाइल्ड, वैक्सीन वाइल केप्ट इन द सनलाइट। तो फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, रिपोर्ट तो करेंगे हम CMOH को, दैट इज द हायर अथॉरिटी, बट उससे पहले क्या करेंगे, हम वैक्सीन नहीं देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे अपने सीनियर्स को या उसको कि इसे ये वैक्सीन नहीं देनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी व्हाइट। ओके, सो द कलर होता है उसका व्हाइट प्रॉपर। आफ्टर गेटिंग एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी दैट इट विल बी मेड। कोई ब्राउन होता है, कोई ब्लू होता है, कोई ब्लैक भी हो जाता है। ठीक है, अदर मिसलेनियस वैक्सीन्स, अ क्लिनिक nurse prepare administration as MMR measles mumps rubella vaccine to a 5-year-old child. The nurse administration this vaccine was intramuscularly in the anterolateral aspects of the thigh, intramuscularly in the deltoid muscles, subcutaneously in the outer aspects of upper arm, subcutaneously in the gluteal muscles. तो ये हमारी जाती है subcutaneously in the outer aspects of upper arm. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मीजल्स मम रूबेला इज ए लाइव वायरल वैक्सीन विच इज एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सबक्यूटेनियस। अभी हमने लाइव अटेन्यूएटेड लाइव वायरल वैक्सीन के बारे में दो पढ़ा है, कौन कौन सी, BCG और पोलियो, और ये है हमारी लाइव वायरल वैक्सीन। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, जिसे हम देते हैं सबक्यूटेनियसली। कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियसली इनटू अपर एंड आउटर एस्पेक्ट ऑफ राइट अपर आर्म, अपर एंड आउटर एस्पेक्ट ऑफ राइट अपर आर्म। 2 doses of vaccines are required for a complete protection, first at 9 to 12 months and second after a gap of 4 weeks with first DPT OPV booster, but must be given before the 5 years of age. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड MMR वैक्सीन, दैट इज रूबेला होता है, मम्स होता है, मीजल्स भी होता है, रिकेट्स नहीं होता है। सो द राइट आंसर वाज डी। अब हम करेंगे इसका 76 क्वेश्चन, दैट इज MMR वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन एट द एज ऑफ, कौन कौन सी MMR हम कब देते हैं, 9 to, हमें कब नहीं देनी है, शुड बी गिवन एट द एज ऑफ, MMR वैक्सीन शुड बी गिवन एट द एज ऑफ, कौन सी एज में देनी है हमें, 9 to 12 मंथ में। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ MMR वैक्सीन, टाइप ऑफ MMR वैक्सीन इज लाइव वायरल अटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव वायरल वैक्सीन होती है। रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT इन इन्फेंट इज लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई। All intramuscular vaccine including DPT now pentavalent at the place of DPT into infant should be administration in vastus lateralis muscles of the lateral aspects of thigh. Recommended site of administration of DPT in infant is option C, lateral aspect of thigh. All intramuscular vaccine including DPT now pentavalent at the place of DPT into infant should be administration in the vastus lateralis muscles of lateral aspects of thigh. Okay, route of DPT vaccine is intramuscular. DPT vaccination is for protection against diphtheria, pertussis or tetanus. In the following which vaccine is given to a pregnant lady, that is the tetanus. और किस किस डोज में देनी पड़ती है, 2 डोज में देनी पड़ती है। फर्स्ट डोज 0.5 ml by intramuscular route in upper arm at 16 to 24 weeks or as soon as pregnancy recognized. Second dose at 24 to 30 week. Minimum interval between 2 doses about 1 month. Second dose should be 1 month before EDD. Give only 1 booster if secondary pregnancy occur within next 3 years. Avoid live viral vaccine, measles, rubella, etc. during pregnancy. And unimmunization. Next question है, an unimmunized pregnant woman report for vaccination about 20 days prior to expected date of delivery. The nurse action will be given 1 dose of tetanus toxoid and advise the second dose after the delivery. Given 2 doses of tetanus toxoid. So the answer is given 1 dose to the tetanus toxoid to an immunized pregnant woman whenever she approaches the hospital, and second dose must be given after 1 month. Which of the following vaccine is routinely given in pregnancy? Tetanus. Minimum interval between the 2 doses of tetanus toxoid injection for a pregnant woman should be 4 weeks. Minimum interval between the 2 doses of tetanus toxoid injection for a pregnant woman should be 4 weeks. The minimum number of doses of tetanus toxoid given to a pregnant woman is 2. A rubella vaccine is prescribed to administration to a 2 days postpartum client. The nurse preparing to administer the vaccine develop a list of the potential risks associated with the vaccine. The store review the list with the client and the causation of client to avoid is pregnancy for 2 to 3 months after vaccination. The right answer is 3. Okay, rubella vaccine
RA27/3 is an attenuated vaccine used in a single dose of 0.5 ml by subcutaneous route to prevent rubella, German measles. All non-pregnant women of childbearing age should be provided this vaccine to prevent fetal infection, the congenital rubella syndrome, possible fetal death, prematurity, impaired hearing, cataract, and mental retardation. Women of childbearing age who receive vaccination are advised to use effective birth control measures for at least 3 months following immunization. Pregnancy is contraindication for this vaccine before administering rubella vaccine. History of allergies, especially to neomycin, should be obtained. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम 87. विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी में हमें रुबेला नहीं दी जाती है बिकॉज वी नो दैट रुबेला इज ए लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड इन प्रेगनेंसी हमें लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं देनी है. क्यों नहीं देनी है? क्योंकि लाइव अटेन्यूएटेड में लाइव बैक्टीरिया होते हैं दैट विल बी हार्म फॉर द चाइल्ड एंड ऑल्सो फॉर द मदर. 88 question. A 7-year-old girl is to begin her first immunization schedule according to the recommended guidelines. Which of the following vaccine is not needed? That is pertussis. Since the severity of pertussis infection decreases with age, so the pertussis component of DPT vaccine is not usually recommended after the age of 6 years. Okay, so there is a 7-year child not receive primary immunization need only 2 doses of DT 1 month apart. Although polio, measles and mumps also not needed at 7 years. तो अगर 7 years के तो उसे polio, measles भी नहीं जरूरत पड़ेगी 7 years के बाद, but the first one is pertussis. The answer is C. अब हम करते हैं इसका 89 क्वेश्चन. द रीजन वाई DPT इज रिप्लेस बाय द DT और चिल्ड्रन अबव 2 years. Why? Because pertussis is more prevalent before 2 years. Diphtheria component is only required. DT is better than DPT when immunity is required. Children above 2 years do not need heavy vaccination. The answer is A. Pertussis is more prevalent before 2 years. That's why हमने pertussis को हटा दिया. Because the pertussis whooping cough, pertussis को कहते हैं whooping cough भी कहते हैं, is a primarily a disease of infant and preschooler children below the age of 5 years. A 6-year-old boy having no immunization should be given. तो इसे कौन कौन सी देंगे हम? OPV, BCG, measles and DT in replace of DPT. क्यों? क्योंकि 6 year के हो चुका है. We know that pertussis is more prevalent before 2 years. After 6 years, pertussis part of immunization is removed only. सिर्फ pertussis after 6 year वो होगा, हटेगा वहाँ से, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी in replacement of DPT to DT. Injecting of an antigen, antiserum or antitoxin into an individual to produce immunity to a specific disease is called inoculation, concurrent infection, susceptibility, carrier control. Injecting of an antigen, antiserum or antitoxin into an individual to produce immunity to a specific disease is called inoculation. Inoculation vaccination means the injection or introduction of an antigen or microbes into a person to produce immunity against a specific disease. Which of the following is not a live vaccine? That is HIV vaccine. Haemophilus influenza type B vaccine is killed vaccine created by combining purified polysaccharide antigen from the Haemophilus influenza bacteria and a carrier protein. It reduces the risk of childhood epiglottis, meningitis and other diseases caused by the Haemophilus influenza under 5 years. Haemophilus influenza B should be administered at 6, 10 and 14 weeks. Now it is included into a pentavalent vaccine. So this was the question and this was his explanation. अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं for further studies. Which of the following is not a live vaccine? That is the answer is HIV vaccine. OPV is a live vaccine. BCG is a live vaccine and typhoid is also a live vaccine. Side effect of Haemophilus influenza vaccine is lethargy, urticaria, low grade fever and generalized rash. इसका आंसर आप मुझे बताइए. इसका हो सकता है साइड इफेक्ट Haemophilus का urticaria भी हो सकता है, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है. ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Some mild problems that occur after Haemophilus influenza vaccine are fever, redness, pain and swelling at site of injection. Okay. Other rare vaccines reaction are anaphylaxis, which characterized by the severe allergic reaction, urticarian. It can be occur into any vaccine, but are very rare. Pentavalent vaccine. Next question. Pentavalent vaccine provide protection against diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis, Haemophilus B. Pentavalent vaccine जो होती है हमारी, उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है? डिप्थीरिया, pertussis, tetanus, hepatitis B and Haemophilus B. एक बार मेरे साथ बोलिए. डिप्थीरिया, pertussis, tetanus, hepatitis B and Haemophilus B. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पेंटावेलेंट वैक्सीन के नाम से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में. सो पेंटावेलेंट वैक्सीन के ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स लिख दीजिए. 5 वैक्सीन कौन कौन सी है? दैट इज डिप्थीरिया, pertussis, Haemophilus B और हेपेटाइटिस B और टेटनस. डिप्थीरिया, pertussis, tetanus, Haemophilus B और हेपेटाइटिस B. Diphtheria, tetanus, pertussis, Haemophilus B and hepatitis B. Diphtheria, pertussis, tetanus, Haemophilus B and hepatitis B. Pentavalent vaccine provide a protection against diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B and Haemophilus B. It gives at 6, 12 and 14 weeks maximum till 1 year by intramuscular route to left the anterolateral side of mid-thigh in 0.5 ml solution. No booster dose. Open vial policy is applicable to which of the following vaccine? Hepatitis B. Open vial policy allows refuse of partially used multi-dose vial in subsequent session up to 4 weeks days to reduce vaccine wastage. It is applicable to DPT, tetanus, OPV, IPV, pentavalent and hepatitis B. It is not applicable to BCG, MR, JE. JE की फुल फॉर्म होती है आपकी जैपनीज एनसेफेलाइटिस, रोटावायरस एंड मीजल्स.
ये होती है ओपन वाइल पॉलिसी किसके लिए एप्लीकेबल है? हेपेटाइटिस बी के लिए। ओपन वाइल पॉलिसी अलाउज रिफ्यूज ऑफ पार्शियल यूज ऑफ मल्टी डोज वाइल इन सब्सिक्वेंट सेशन ऑफ वीक्स। इट इज एप्लीकेबल फॉर डीपीटी, टेटनस, ओपीवी, आईपीवी, पेंटावैलेंट एंड हेपेटाइटिस बी। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बीसीजी, एमआर एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस एंड मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट यूज इनटू अ मीजल्स शुड बी एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। Next question 97. In which condition vaccine into a vaccine carrier can be used till 48 hours? So the answer is lid is tightly closed. Just a minute. So in which condition vaccine into vaccine carriers can be used till 48 hours? The first one, if lid is tightly closed, it carriers in cool place, if ice packs is still frozen, all of the above इसका आंसर है। कब? जब lid is closed हो हमारा, जब कैरियर कूल प्लेस में हो हमारा, जब आइस पैक्स स्टिल फ्रोजन, जो आइस पैक्स हमारे फ्रोजन हो। वैक्सीन की फ्रोजन की बात नहीं करी है मैंने आइस पैक्स की फ्रोजन की बात करी। ये चीज़ ध्यान में रखना क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। हाउ मेनी फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स कैन बी यूज इनसाइड द वैक्सीन कैरियर? दैट इज 4। ऑप्शन बी वुड बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो दिस वॉज 98 क्वेश्चन, सॉरी ये थोड़ा सा ढीला हो रखा है मेरा ट्राइपॉड। एंड 98 क्वेश्चन मैंने भी पढ़ा। हाउ मेनी फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स टू बी यूज इनसाइड द वैक्सीन कैरियर? दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कन्विंस अ मदर फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड? इम्यूनाइजेशन इज ओके फॉर योर बेबी, वैक्सीन आर एक्सपेंसिव एंड यू आर गेटिंग इट फ्री, वैक्सीन विल प्रिवेंट विद अकरेंस ऑफ दैट डिसीज इन फ्यूचर ऑफ विच इट मीन्स। इसका आंसर सी होगा, सबको पता लग गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है, ये चीज़ें इजीली हो जाती हैं। 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जो हम 101 से स्टार्ट करेंगे। सो 100 क्वेश्चन लास्ट कर लो। वैक्सीन विच प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन आर प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन। तो प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन होती है जो हमारे फ्यूचर के डिजीज कंडीशन से हमें प्रिवेंट करती है। सो दैट्स इट गाइस, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन और इसके बाद हम करेंगे 100 से आगे क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट सीरीज में। सो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, मुझे पता है कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, सो गलती हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी। और कमेंट में जरूर लिखें कि इस टाइम पीरियड में मुझसे ये गलती हुई है, बिकॉज आई नो कि कुछ गलतियां तो हुई होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो hit the bell icon to get my latest videos time to time. Thank you for watching this video. Bye.